बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं URTS 10 जो कि आपका अनअकैडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज है। उसके बॉटनी के पार्ट का सॉल्यूशन वीडियो है ये, और इसमें हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर 135 तक, जो कि आता है आपके बॉटनी के पार्ट में। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ नेचुरल इकोसिस्टम। जब हम बात करते हैं इकोसिस्टम की, तो दो तरीके के इकोसिस्टम होते हैं, एक होता है नेचुरल इकोसिस्टम, एक होता है मैन मेड इकोसिस्टम। अगर हम बात करें नेचुरल की, तो उसमें कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता है, वो कंप्लीटली नेचुरल होता है। तो देखते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन है क्रॉप फील्ड, क्योंकि इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन है तो ये एक नेचुरल इकोसिस्टम नहीं कहलाएगा। सेकंड है एक्वेरियम, एक्वेरियम में भी ह्यूमन इंटरवेंशन है, अगेन ये एक नेचुरल इकोसिस्टम नहीं होगा। थर्ड है होम गार्डन, ये भी एक ऐसा इकोसिस्टम है जहाँ पर ह्यूमन कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, इसमें इंटरफेयर कर रहा है। ये चौथा ऑप्शन है ग्रासलैंड, जो कि एक कंप्लीटली नेचुरल इकोसिस्टम है, इसलिए इसका आंसर जाएगा ग्रासलैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम स्विच करते हैं। जो सेकेंड क्वेश्चन आता है आपका, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल्स इन अ बायोटिक कम्युनिटी इज नोन एज। दिस इज अ क्वेश्चन विच कम्स डायरेक्टली फ्रॉम द एनसीईआरटी की लाइन से डायरेक्ट ये क्वेश्चन आया हुआ है। और इसे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जो अलग अलग स्पीशीज का वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसे हम कहते हैं स्ट्रैटिफिकेशन। क्या कहेंगे हम इसे? स्ट्रैटिफिकेशन। अच्छा, जरा दूसरे ऑप्शंस को भी देखते हैं। देखिए, पहला ऑप्शन है डाइवर्जेंस, जो आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं इवोल्यूशन में। नेक्स्ट ऑप्शन है जोनेशन, जोनेशन मतलब कि अलग अलग जोन्स में डिवाइड होना। और चौथा ऑप्शन है हमारा स्कैरिफिकेशन, जिसका भी इससे कोई लिंक नहीं है, तो इसका आंसर जाएगा स्ट्रैटिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, लिखता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज करेक्ट रिलेशन। ठीक, पहले देखते हैं पहले ऑप्शन को। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर है एनपीपी इज इक्वल टू जीपीपी माइनस रेस्पिरेटरी लॉस। बात करें एनपीपी की, तो एनपीपी का मतलब होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और बात करें जीपीपी की, तो जीपीपी का मतलब होता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अच्छा, अगर हम ग्रॉस की बात करते हैं, तो जो कुछ भी प्लांट बना रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, उसे हम बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और नेट अपनी मेटाबॉलिज्म, अपनी रेस्पिरेशन को कम करने के बाद जो प्रोडक्टिविटी बन रही है, जो बच रही है, उसे हम बोलते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो क्या होना चाहिए यहाँ पर कि अगर हम बात करें नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की, किसकी बात करें? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जो प्लांट ने पूरी प्रोडक्टिविटी की, उससे अगर हम सब्सट्रैक्ट करें उसके रेस्पिरेटरी लॉस, या बोले वो मेटाबॉलिज्म में जितनी एनर्जी यूज कर रहा है, उसे अगर हम माइनस कर दें, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? एनपीपी। तो इसका आंसर इसीलिए जाना चाहिए फर्स्ट। एक बार बाकी ऑप्शंस को भी ध्यान से देखते हैं। दूसरा ऑप्शन लिखता है जीपीपी इज इक्वल टू एनपीपी माइनस रेस्पिरेटरी लॉस। बिल्कुल गलत, क्योंकि जीपीपी ग्रॉस है, कंप्लीट जितना बनाया वो सब क्या आ रहा है? जीपीपी। तीसरे ऑप्शन में देखते हैं जीपीपी इज इक्वल टू एनपीपी प्लस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। नहीं, ये भी नहीं जाना चाहिए। और एनपीपी इज इक्वल टू जीपीपी माइनस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी के बारे में एक लाइन अगर बताऊं, तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होता है कि अगर कोई जैसे प्लांट से किसी एनिमल ने, मान लीजिए ये प्रोड्यूसर है ना, इस प्रोड्यूसर को खाया किसी हर्बीवोर ने, इस हर्बीवोर को खाया किसी कार्निवोर ने। तो अगर हम ध्यान से देखें कि मान लीजिए कोई सेकेंड ट्रॉफिक लेवल या थर्ड ट्रॉफिक लेवल का ऑर्गेनिज्म है, वो अपना जितना प्रोडक्टिविटी कर रहा है, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नेट
the annual net primary productivity of whole biosphere is approximately. देखते हैं ऑप्शन, ये एग्जैक्ट एनसीईआरटी से डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है. देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है. 170 मिलियन टन्स, 170 मिलियन नहीं, एनसीईआरटी ने दिया है 170 बिलियन टन्स, तो इसका आंसर जाना चाहिए 170 बिलियन टन्स. ऐसे क्वेश्चंस में बहुत ध्यान से देखना है हमें, क्योंकि मिलियन बिलियन में एनसीईआरटी में एग्जैक्ट टर्म बिलियन लिखा हुआ है. बच्चे पहला ऑप्शन देखते हैं 170 मिलियन, नंबर मैच करता है, मिलियन और बिलियन मैच नहीं करता है. बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होके इस आंसर को भी टिक करते हैं, पर ये कंप्लीटली एनसीईआरटी डेटा बेस्ड क्वेश्चन है. इसका आंसर जाएगा 170 बिलियन टन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन में स्विच करें हम. क्वेश्चन नंबर 95 लिखता है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन स्टेटमेंट 1 इज फॉलोड बाय स्टेटमेंट 2. इट हैज फॉलोइंग 4 चॉइसेस आउट ऑफ विच ओनली 1 इज करेक्ट. तो देखते हैं, पहले पढ़ें स्टेटमेंट 1 को. स्टेटमेंट 1 कहता है, इंडिया हैज 8.1% ऑफ वर्ल्ड लैंड एरिया एंड 2.4% ग्लोबल स्पेसिफिक डाइवर्सिटी. ध्यान देंगे, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो ये दोनों नंबर्स आपके ध्यान में होगा, पर इंडिया का जो एरिया है वो 2.4% है पूरे वर्ल्ड के एरिया का. और अगर हम बात करें ग्लोबल डाइवर्सिटी की, स्पीशीज डाइवर्सिटी की, तो वो है 8.1%. क्योंकि यहाँ पर फिर क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए 2.4% वर्ल्ड का एरिया और 8.1% ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी. ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन हमारा इसीलिए क्या जाता है बच्चा, ये ऑप्शन हमारा फॉल्स है. नेक्स्ट स्टेटमेंट को देखें. इंडिया हैज 90 नेशनल पार्क्स एंड 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स. एग्जैक्ट एनसीईआरटी का डेटा है ना, ये सेम स्टेटमेंट आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है हमारा, ट्रू है. तो आंसर क्या जाना चाहिए, इसका आंसर जाना चाहिए स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू. तो ये इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4. ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा हमें ध्यान देना है, बच्चे मिस्टेक करते हैं. 8.4 डेटा आपको देखा देखा लगता है, 2.4% भी हमने देखा होता है, पर यहाँ पर डेटा को आपस में क्या कर दिया गया है, इंटरचेंज कर दिया गया है. ऐसे क्वेश्चंस को हमें हमेशा ध्यान से हैंडल करना है. नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रैगमेंटेशन ऑफ डेट्राइटस इज डन बाय. बात करें डेट्राइटस की, तो डेट्राइटस क्या होता है, कोई भी डेड ऑर्गेनिक मैटर इंक्लूडिंग फीकल मैटर इज कंसिडर्ड एज डेट्राइटस. इसे हमने पढ़ा था डिकम्पोजिशन नाम के एक टॉपिक में. जब हम डिकम्पोजिशन में बात करते हैं तो एक चीज होता है जिसे कहते हैं फ्रेगमेंटेशन. अगर हम बात करें फ्रैगमेंटेशन की, तो कोई एक, ये डेट्राइटस है जो कि कैसा है, लार्ज इन साइज है. इसको पहले स्मॉलर फ्रैगमेंट्स में क्या करेंगे, हम डिवाइड किया जाएगा. इसके स्मॉलर फ्रैगमेंट्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया जाएगा, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन. एनसीईआरटी कहती है, एक एग्जांपल आपको देती है कि फ्रैगमेंटेशन कौन करता है. फ्रैगमेंटेशन इज परफॉर्म्ड बाय अर्थवॉर्म. फ्रेगमेंटेशन किसके थ्रू होता है, अर्थवॉर्म के थ्रू. अगर बात करें हम लोग डिकम्पोजर बैक्टीरिया की, फंजाई की, तो ये सब मेनली किस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, ये बेसिकली डिकम्पोजिशन का एक स्टेप है कैटाबॉलिज्म. तो ये मेनली कहाँ इन्वॉल्व होते हैं, कैटाबॉलिज्म में. और फोर्थ ऑप्शन की बात करें, लिखता है ऑल एक्सेप्ट 1. नहीं, जब हम बात करते हैं फ्रैगमेंटेशन की, लार्जर सब्सटेंस को, लार्जर ऑर्गेनिक मैटर को, लार्जर डेट्राइटस पार्टिकल को हमने डिवाइड किया स्मॉलर पार्टिकल में, और इसी को हमने नाम दिया फ्रैगमेंटेशन. और फ्रैगमेंटेशन इज परफॉर्म्ड बाय अर्थवॉर्म. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, स्विच करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, बैक्टीरिया एंड फंगल एंजाइम डिग्रेड डेट्राइटस इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस. दिस इज कॉल्ड. अभी जस्ट मैंने बताया, लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया कि अगर हम बस छोटे छोटे स्मॉलर पीसेस में डिवाइड कर रहे हैं, दैट प्रोसेस इज फ्रेगमेंटेशन.
लेकिन अगर एक एंजाइमेटिक प्रोसेस की बात करें, यानी कुछ बैक्टीरिया हैं, कुछ फंजाई हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो किसी चीज का एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन कर रहे हैं और उसको कन्वर्ट कर रहे हैं सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में, तो इसे हम बोलेंगे कैटाबॉलिज्म। इसे क्या बोलेंगे? कैटाबॉलिज्म। तो इसका आंसर क्या जाएगा? कैटाबॉलिज्म। बाकी ऑप्शंस को भी देखें अगर हम, पहला ऑप्शन कहता है फ्रैगमेंटेशन, लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया। तीसरा क्वेश्चन कहता है ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन का मतलब ह्यूमस का फॉर्मेशन। ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस एक ब्लैक कलर्ड, बोल सकते हैं डार्क कलर्ड अमोर्फस सब्सटेंस होता है जिसके फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम नाम देते हैं ह्यूमिफिकेशन। और लास्ट है मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन यानी कि जब इससे इनऑर्गेनिक मिनरल्स का फॉर्मेशन होगा, इनऑर्गेनिक मिनरल्स का फॉर्मेशन होगा, उस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे? मिनरलाइजेशन। इस क्वेश्चन में हमने किसकी बात की थी कि एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन की, एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन होगा आपकी डेट्राइटिस का, और किस में कन्वर्ट होगा? सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में, और इसे हम क्या नाम देंगे? कैटाबॉलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है हमसे, प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास, ठीक है, एंड इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ। पहले बात करें प्रोडक्टिविटी एक्चुअली में होती क्या है। तो प्रोडक्टिविटी का मतलब हम कह सकते हैं कि कितने ग्राम्स, यानी कि हम बात करें बायोमास की, कितना बायोमास प्रोड्यूस हो रहा है पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम। तो अगर हम बात करें बायोमास की, तो बायोमास को हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे? ग्राम से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ग्राम से। मैंने क्या कहा? बायोमास प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया, बायोमास प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया। एरिया के लिए हम अगर टर्म लेते हैं मीटर, तो मीटर रेज टू द पावर -2। पर यूनिट टाइम, टाइम के लिए हमने क्या यूनिट लिया? ईयर लिया, और रेज टू द पावर -1। तो यही हमारी प्रोडक्टिविटी का क्या होगा? इसका यूनिट होगा। देखते हैं कोई ऑप्शन मैच करता है। पहले ऑप्शन में पर यूनिट टाइम नहीं दिया हुआ है। दूसरे ऑप्शन में भी बात करें, ये बायोमास की जगह कैलोरी दिया हुआ है, कोई बात नहीं, ठीक है। इसका मतलब कि हम एनर्जी के टर्म्स में बात कर रहे हैं, लेकिन अगेन यहाँ पर यूनिट टाइम नहीं दिया हुआ है। थर्ड ऑप्शन में देखें तो एग्जैक्ट वही है जो हमने अभी निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमसे, लो प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशियन इज लाइकली टू बी लिमिटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट। हमारी एनसीईआरटी हमसे कहती है कि अबाउट 70% ऑफ द एरिया जो अर्थ का है वो किससे कवर्ड है? वो वाटर से कवर्ड है। किससे कवर्ड है? वाटर से कवर्ड है। हम बात करें कि ये जो हमारा वाटर है, ये जो हमारा क्या बचा? वाटर है। अगर हम बात करें ओशियंस की या मरीन वाटर की, तो वहाँ पर एरिया काफ़ी ज़्यादा कवर हो रहा है, स्टिल उसकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम है। इसके कुछ कुछ मेन रीज़न होते हैं। एक रीजन की हम बात करें तो एक रीजन है कि अगर हम ओशन की बात करें तो बहुत अंदर तक लाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाता है, तो लो लाइट अवेलेबिलिटी भी एक रीजन है कि यहाँ पर प्रोडक्टिविटी ओशन में क्या होगी? कम होगी। अच्छा, दूसरे की बात करें तो कुछ मिनरल डिफिशिएंट होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, जैसे कि नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की वहाँ क्या है? डिफिशियंसी है, या कह सकते हैं नाइट्रोजन का अमाउंट कम अवेलेबल है, जिसकी वजह से ओशियन की प्रोडक्टिविटी क्या होती है? लिमिटेड होती है, या कह सकते हैं ओशियन की प्रोडक्टिविटी कैसी होती है? लो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 100। क्वेश्चन कहता है आपसे, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन स्टेटमेंट 1 इज फॉलोड बाय स्टेटमेंट 2. It has the following 4 choices out of which only 1 is correct. पहले स्टेटमेंट की बात करें तो लिखता है, out of every 10 mammals on this planet 7 species are of insects. बिल्कुल सही बात है। एनसीईआरटी ने हमें बताया है कि 10 में से अगर हम पूरे 10 एनिमल्स को लें तो उसमें से 7 कितने होंगे? इंसेक्ट्स होंगे। यानी कि हर एक 10 एनिमल में से 7 क्या है? इंसेक्ट है, ठीक है।
तो ये हमारा ऑप्शन कैसा है, ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। नेक्स्ट देखते हैं, द नंबर ऑफ फंजाई स्पीशीज इन द वर्ल्ड इज मोर देन द कंबाइंड टोटल स्पीशीज ऑफ फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। अगेन सेम लाइन फ्रॉम एनसीईआरटी, ये एग्जैक्ट लाइन आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो अगेन दिस इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट। तो ये दोनों स्टेटमेंट कैसे हैं, ट्रू हैं, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसके साथ सही जाता है। पहला ऑप्शन लिखता है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम स्विच करें तो देखें, अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन बिहेव एज बोथ हर्बीवोर एंड प्राइमरी कार्निवोर। पहले मतलब समझते हैं, हर्बीवोर का क्या मतलब हुआ कि वैसे ऑर्गेनिजम्स जो सिर्फ किस पर फीड करेंगे, वो सिर्फ फीड करेंगे प्राइमरी प्रोड्यूसर या कह सकते हैं प्लांट्स पर। दूसरा लिखा प्राइमरी कार्निवोर, प्राइमरी कार्निवोर वो ऑर्गेनिज्म जो कि किस पर फीड करेंगे, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर फीड करेंगे। देखते हैं ऑप्शन, पहला ऑप्शन है ग्रास हॉपर। बात करें ग्रास हॉपर की, तो ग्रास हॉपर एक हर्बीवोर है, कंप्लीटली क्या खाएगा, ये सिर्फ प्लांट्स को खाएगा। दूसरा ऑप्शन स्पैरो, स्पैरो ध्यान होगा आपको, स्पैरो के बारे में आपको इकोलॉजी में बताया जाता है कि ये सीड्स भी खाती है और ये इंसेक्ट भी खाती है। क्या मैं बोल सकती हूं कि ये जो स्पैरो है ये सीड भी खा रही है और ये क्या खा रही है, इंसेक्ट भी खा रही है। अगर ये इंसेक्ट को खा रही है, अगर ये इंसेक्ट को खा रही है तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, प्राइमरी कार्निवोर। और अगर ये सीड को खा रही है तो हम इसे क्या बोलेंगे, हर्बीवोर। तो यही एक ऑप्शन है जो प्राइमरी कार्निवोर भी है और हर्बीवोर भी है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, स्पैरो। हॉक की बात करें तो ये कंप्लीटली कार्निवोर है, स्नेक की बात करें ये भी कैसा है, कार्निवोर है। सिर्फ एक ऑप्शन है हमारे पास जो कि हर्बीवोर भी है, जो प्राइमरी कार्निवोर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 102। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है, द पिरामिड ऑफ नंबर मे बी इन्वर्टेड फॉर। पहला ऑप्शन है आपके पास ट्री इकोसिस्टम। बात करें अगर ट्री इकोसिस्टम की, तो ट्री में जो ट्री का नंबर है वो कितना है, 1 है। ट्री के ऊपर बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं, ठीक है, जिनका नंबर उससे कंपैरेटिवली क्या होगा, ज्यादा होगा। उस ऑर्गेनिज्म पर भी कुछ ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं, है ना। तो अगर हम बात करें ट्री इकोसिस्टम की, तो ट्री इकोसिस्टम में क्योंकि ट्री का नंबर कितना है, 1 है, और ट्री आपका क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर है। इस पर जो सेकेंड ट्रॉफिक लेवल की हम बात करेंगे उसमें नंबर इस पर क्या होगा, मान लेते हैं बर्ड्स की, तो बर्ड्स का नंबर ट्री से काफ़ी ज़्यादा होगा। तो बोल सकते हैं कि ट्री इकोसिस्टम में कैसा हमें पिरामिड ऑफ नंबर दिखेगा, हमें दिखेगा इन्वर्टेड। नेक्स्ट ऑप्शन पे देखिए ग्रासलैंड इकोसिस्टम, बिल्कुल ग्रासलैंड इकोसिस्टम में इन्वर्टेड नहीं मिलता है, इरेक्ट पिरामिड मिलेगा। पॉन्ड इकोसिस्टम में भी सेम उसी तरीके से, और क्रॉपलैंड इकोसिस्टम में भी सेम उसी तरीके से इरेक्ट मिलेगा पिरामिड, हमें इन्वर्टेड नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 103। 103 में आपसे पूछा जा रहा है, स्टैंडिंग क्रॉप इज कॉमनली एक्सप्रेस्ड एज। स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पर, एक पर्टिकुलर टाइम पर, एक ट्रॉफिक लेवल पर जितनी भी बायोमास, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके बायोमास की बात करें तो उसे ही हम क्या कहेंगे, स्टैंडिंग क्रॉप कहेंगे। ऑप्शन देखते हैं, नंबर और बायोमास ऑफ ऑर्गेनिज्म पर यूनिट एरिया, नहीं, नंबर और बायोमास ऑफ ऑर्गेनिज्म पर यूनिट टाइम,
तो मैंने क्या कहा था, एक पर्टिकुलर टाइम पर किसी एक ट्रॉफिक लेवल पर आने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनका बायोमास या नंबर की अगर हम बात करें तो इसे ही हम क्या कहते हैं, स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं। अच्छा, तीसरे और चौथे ऑप्शन में लिविंग के साथ साथ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग चीज़ों को भी इंक्लूड किया गया है ना। किसी भी ट्रॉफिक लेवल पर नॉन लिविंग चीज़ें तो नहीं आएंगी, तो ऑब्वियस सी चीज़ है थर्ड और फोर्थ ऑप्शन हमारा कभी भी करेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। The number of trophic levels in grazing food chain is restricted as the transfer of energy in successive trophic level follow. ऐसा हम एनसीईआरटी हमें बताती है कि जो ट्रॉफिक नंबर है यानी लेवल्स हैं, ट्रॉफिक लेवल्स का जो नंबर है वो रेस्ट्रिक्टेड है। ऐसा नहीं कि वो 10 हो सकता है, वो 12 हो सकता है, 15 हो सकता है, ऐसा नहीं है। इसके पीछे एक लॉ है जिसे हम कहते हैं 10% लॉ। कौन सा लॉ? 10% लॉ। 10% लॉ कहता है कि मान लीजिए हम फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर अगर 100 कैलोरी ले रहे हैं तो सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पर सिर्फ कितना जाएगा? 10। नेक्स्ट अगर हम थर्ड ट्रॉफिक लेवल पर जाएंगे तो कितनी एनर्जी का ट्रांसफर हो पाएगा? सिर्फ 1 का। अगर और नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर गए तो अगेन इसका 10% यानी कि सिर्फ कितना? 0.1, है ना। तो अगर हम बहुत ज़्यादा नंबर्स ट्रॉफिक लेवल का आगे बढ़ाते हैं तो एनर्जी का जो ट्रांसफ़र है वो काफ़ी कम होगा, क्योंकि एक ट्रॉफिक लेवल से सिर्फ 10% ऑफ द एनर्जी नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर पहुंच पा रही है। 100 से कितने पर आ गए? 10 पर आ गए। 10 से कितने पर आ गए? 1 पर आ गए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, सिर्फ कितने का हो रहा है? 10% का हो रहा है। रेस्ट जो 20% वो किस चीज़ के लिए यूटिलाइज हो रहे हैं? उसके खुद के मेटाबॉलिज्म को चलाने के लिए, उसके खुद के रेस्पिरेशन को, उसके खुद के डेवलपमेंट को चलाने के लिए यूटिलाइज हो रहे हैं। तो इसका आंसर क्या जाएगा? 10% लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, अगेन आपको ये क्वेश्चन है जिसमें एक असर्शन दिया हुआ है, एक रीजन दिया हुआ है। आपको देखना है असर्शन सही है, रीजन सही है क्या? रीजन एक एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। पहला ऑप्शन है, पहला असर्शन है द 3 स्टेप्स इन द डिकम्पोजिशन। फ्रैगमेंटेशन यानी कि लार्जर पार्टिकल से स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होना। लीचिंग यानी कि जो सॉल्युबल पार्ट है उसका डीप डाउन चला जाना। तीसरा लिखता है कैटाबॉलिज्म यानी कि एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन ऑपरेट ऑन द डेट्राइटस साइमल्टेनियसली। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन अकर्स ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन एंड इन द सोइल। ये भी बिल्कुल सही बात है। ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है, पर कहीं से भी रीजन इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका आंसर क्या जाना चाहिए? 2 जाना चाहिए कि असर्शन और रीजन दोनों सही हैं, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द पिरामिड गिवन बिलो डज नॉट इलस्ट्रेट। यहां लिखा है डज नॉट इलस्ट्रेट। अच्छा, ये एक इरेक्ट पिरामिड है, ये कोई इन्वर्टेड नहीं बल्कि एक इरेक्ट पिरामिड है। देखिए पहला ऑप्शन है पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में जो नंबर होगा वो इरेक्ट होगा, नंबर का जो पिरामिड होगा वो इरेक्ट होगा, तो ये ऐसा हो सकता है। दूसरा ऑप्शन है पिरामिड ऑफ एनर्जी इन एक्वेटिक सी इकोसिस्टम। कभी भी अगर हम एनर्जी की बात करें तो हमेशा हमारा पिरामिड कैसा होगा? इरेक्ट होगा। तीसरा ऑप्शन है पिरामिड ऑफ बायोमास इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। अच्छा, अगर हम एक्वेटिक इकोसिस्टम में, अगर हम एक्वेटिक इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ बायोमास की बात करें तो ये स्टार्ट कहां से होगा? फाइटोप्लैंक्टन से। फाइटोप्लैंक्टन से जू प्लैंक्टन से स्मॉल फिशेस। जब हम बात कर रहे हैं फाइटोप्लैंक्टन की, तो फाइटोप्लैंक्टन का साइज और इसका बायोमास
काफी कम है कंपैरेटिव टू द जू प्लैंक्टन, उसका भी काफी कम है कंपेयर टू द स्मॉल फिशेस, उसका भी काफी कम है कंपेयर टू द लार्ज फिशेस। इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पर जो हमें पिरामिड दिखेगा बायोमास का वो कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा। तो ये इन्वर्टेड होगा और यहाँ कैसा पिरामिड दिया, इरेक्ट, इसलिए ये इसका आंसर जाएगा। पिरामिड ऑफ बायोमास इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ये भी कैसा होगा, इरेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले, हर्बीवोर्स बिलोंग टू द, अगर हम बात करें ट्रॉफिक लेवल की, तो जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है उस पर कौन आएंगे, प्रोड्यूसर आएंगे। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर आते हैं प्रोड्यूसर, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पर आएंगे कौन, हर्बीवोर। यहां आपसे पूछा हर्बीवोर बिलोंग्स टू द, तो आंसर क्या जाएगा, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108। अगेन इस क्वेश्चन में आपको 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इसमें आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। पहला स्टेटमेंट कहता है पिरामिड ऑफ बायोमास इज अपराइट इन एक्वाटिक इकोसिस्टम। जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया लास्ट क्वेश्चन में, अपराइट नहीं होगा बल्कि कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा। तो ये ऑप्शन आपका ये स्टेटमेंट है फॉल्स। सेकेंड स्टेटमेंट है पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट इन ऑल इकोसिस्टम। लास्ट क्वेश्चन में ही हमने डिस्कस किया कि जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है किसी भी इकोसिस्टम में बात करें तो हमेशा कैसा रहता है, अपराइट रहता है। तो ये कैसा जाएगा, ट्रू जाएगा। थर्ड देखें ऑप्शन, इकोलॉजिकल पिरामिड्स अज्यूम कॉम्प्लेक्स फूड चेन एंड अकोमोडेट फूड वेब। बिल्कुल नहीं। अगर हम बात करेंगे एक इकोलॉजिकल पिरामिड की, तो इसमें सिर्फ सिंपल फूड चेन्स को इंक्लूड किया गया है, फूड वेब को कहीं भी इंक्लूड नहीं किया गया है, क्योंकि ये कैसा है, ये कॉम्प्लेक्स है। जबकि हम पिरामिड्स में सिर्फ सिंपल फूड चेन्स की बात कर रहे हैं। तो ये दिस स्टेटमेंट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। लास्ट स्टेटमेंट है detritivores and decomposers are not given any place in ecological pyramid। बिल्कुल सही बात है। जब भी हम पिरामिड की बात करते हैं तो वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिकम्पोजर, detritivores की कोई भी जिक्र नहीं करते हैं। तो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। तो आंसर शुड बी फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। तो आंसर इसका थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, क्वेश्चन नंबर 109। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बेस ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड इज ऑक्यूपाइड। क्या मैं बोलूं कि फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल के लोग बेस पर आएंगे, और फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर कौन आएगा, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर आते हैं प्रोड्यूसर्स। तो इसका आंसर जाएगा प्रोड्यूसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 110। एग्जैक्ट एनसीईआरटी डेटा बेस्ड, कंप्लीटली डेटा बेस्ड याद रखना है आपको। क्या कह रही है एनसीईआरटी आपसे, which is the number of what is the number of species worldwide which are facing the threat of extinction, more than 15,000। एनसीईआरटी का डेटा है, डेटा बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 111। अगेन इन दिस क्वेश्चन 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन। हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट इज करेक्ट और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट एनहांसेस द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। एग्जैक्ट ये सही बात है कि अगर डिकम्पोजिशन का जो प्लेस है जहाँ डिकम्पोजिशन हो रहा है वहाँ वार्म और मॉइस्ट प्लेसेस है, वो एक मॉइस्ट और वार्म प्लेस है, तो वो वहाँ पर जो रेट होगा डिकम्पोजिशन का वो ज़्यादा होगा। दूसरे स्टेटमेंट में देखते हैं, वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट क्रिएट्स एनारोबिक कंडीशन। बिल्कुल गलत। which promotes decomposition। डिकम्पोजिशन कभी भी एनारोबिक एनवायरनमेंट में नहीं होता है। इनफैक्ट अगर एनारोबिक एनवायरनमेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन को डिक्रीज करता है। इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा एक फॉल्स स्टेटमेंट है। तो आंसर शुड बी, फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू एंड द सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। आंसर इसका सेकंड होना चाहिए। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 112। How many hotspots of biodiversity are present in India? Exact question
डेटा बेस्ड एनसीईआरटी डेटा डायरेक्टली पूछा गया है, आपको याद रखने की चीज है 34। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलम 1 और कॉलम 2 है जिसे हमें मैच करना है। गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिल कौन सा होगा, यहां हमें लग रहा है कि क्या होना चाहिए, नाइट्रोजन साइकिल। दूसरा देखें, सेडिमेंट्री न्यूट्रिएंट साइकिल कौन सा होना चाहिए, न्यूट्रिएंट साइकिल फॉस्फोरस साइकिल। बात करें स्टैंडिंग क्रॉप की, और दूसरा है स्टैंडिंग स्टेट। स्टैंडिंग स्टेट हमने ऑलरेडी एक क्वेश्चन में डिस्कस किया है कि स्टैंडिंग स्टेट हम किसे बोलेंगे, स्टैंडिंग स्टेट बोले, स्टैंडिंग क्रॉप डिस्कस किया था हमने, यानी कि किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पर मास ऑफ लिविंग मटेरियल को हम क्या कहेंगे, स्टैंडिंग क्रॉप कहेंगे, यानी ये 4 होगा। और स्टैंडिंग स्टेट यानी कि अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द सॉइल, तो ये 3 होगा। ए का 2, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 3। आंसर शुड बी ऑप्शन 1। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 114। अगेन मैच द फॉलोइंग, 2 कॉलम है आपके पास, इधर से इधर मैच करना है। पहला ऑप्शन लिखता है डेट्राइटस। डेट्राइटस क्या होता है, ऑल द ऑर्गेनिक डेड मटेरियल इंक्लूडिंग फीकल मैटर, तो इंक्लूडिंग फीकल मैटर यहाँ होना चाहिए डेट्राइटस का। थर्ड, कैटाबॉलिज्म इज एन एंजाइमेटिक प्रोसेस। कैटाबॉलिज्म इज एन एंजाइमेटिक प्रोसेस, तो ये होगा कैटाबॉलिज्म का फोर्थ ऑप्शन। ह्यूमस इज अ डार्क कलर्ड एमॉर्फस सब्सटेंस फॉर्म ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ह्यूमिफिकेशन, तो इसका ऑप्शन सेकेंड। एंड लिटर आर पार्शियली डिकम्पोज्ड लीफ को हम कहेंगे लिटर, तो 1, A 3, B 4, C 2 and D 1. Answer should be option number 3. Question number 115, assertion and reason। पहला स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट कहता है एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ होल बायोस्फीयर इज अप्रॉक्सीमेटली 170 मिलियन टन्स। बहुत बच्चे, मोस्ट ऑफ द बच्चे इस स्टेटमेंट को करेक्ट करेंगे, लेकिन ध्यान से अगर हम देखें एनसीईआरटी ने कितना बोला, 170 बिलियन टन्स, जबकि यहाँ क्या लिखा है 170 मिलियन। बाकी पूरा स्टेटमेंट सही है, बस डेटा यहाँ 170 मिलियन की जगह 170 बिलियन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, नेक्स्ट रीजन पर, ऑफ दिस डिस्पाइट ऑक्यूपाइंग अबाउट 70% ऑफ द सरफेस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ओशियन आर ओनली 55 मिलियन टन्स। अगेन नॉट 55 मिलियन बट 55 बिलियन। बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। Answer should be option number 4. Both assertion and reason are false. Next question is, biological diversity includes 3 hierarchical levels. पहला ऑप्शन है जेनेटिक डाइवर्सिटी, दूसरा ऑप्शन है स्पीशीज डाइवर्सिटी, तीसरा है बायोस्फीयर डाइवर्सिटी और चौथा है इकोसिस्टम या इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो हमने 3 तरह की डाइवर्सिटी पढ़ी है, एक था जेनेटिक, एक था स्पीशीज और एक था इकोलॉजिकल या इकोसिस्टम। तो आंसर जाएगा बायोस्फीयर डाइवर्सिटी। Next option, next question, India has 50,000 genetically different strains of rice. Exact question आपका NCERT database, कुछ भी समझाने लायक नहीं है इसमें, completely याद करने वाला टॉपिक है। As far as species level diversity is concerned, Western Ghats have greater species diversity than Eastern Ghats. आंसर जाएगा amphibian। ये भी एग्जैक्ट NCERT लाइन से लिया गया क्वेश्चन है, आंसर क्या जाएगा amphibian। नेक्स्ट क्वेश्चन है fill in the blanks, dash has more number of species than the entire invertebrates in the world। NCERT से लिया गया एग्जैक्ट लाइन, यहाँ क्या होना चाहिए insects। नेक्स्ट है dash has more species than all the vertebrate species combined together। यहाँ क्या होना चाहिए fungi।
दोनों स्टेटमेंट पूरी तरीके से एनसीईआरटी से लिए गए हैं। ऑप्शन जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 1। Next question, according to the Robert May, the global species diversity is at about 7 million. तो रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग जो आपकी पूरी स्पीशीज डाइवर्सिटी है वो कितनी है, 7 मिलियन है। अगेन डेटा कंप्लीटली टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 121, यहाँ एक असर्शन है और रीजन है। असर्शन देखते हैं क्या लिखा कि अकॉर्डिंग टू रिवेट पेपर हाइपोथेसिस, लॉस ऑफ रिवेट ऑन द विंग्स इज ऑब्वियसली अ मोर सीरियस थ्रेट to flight safety than loss of few rivets on the seats or window inside the plane। तो रिवेट हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें एक एयरप्लेन की, तो एयरप्लेन में बहुत सारे क्या हैं, रिवेट्स हैं। अगर हम एक एक करके रिवेट्स को खोलते जाएं तो इनिशियली कोई भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, जबकि अगर हम कुछ जो रिवेट्स हैं जो कि उसके विंग्स पर लगे हुए हैं वो कंपैरेटिवली ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज कंपेयर टू द कुछ सीट्स के अगर रिवेट्स हैं। तो यहाँ पर एक एयरप्लेन जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका बायोस्फीयर में क्या चेंजेस आएगा, कौन सा रिवेट हटाया जा रहा है प्लेन से। अगर हम सीट के एक रिवेट को रिमूव कर रहे हैं ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन नहीं है, लेकिन अगर हम विंग्स के एक रिवेट को रिमूव कर रहे हैं तो वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कर सकता है। तो इसका असर्शन भी करेक्ट है और रीज़न भी करेक्ट है, और रीज़न एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसके असर्शन का। तो आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर 1। Next question, in equation log s is equal to log c plus z log a, mismatched pair कौन सा है। S कहते हैं हम स्पीशीज रिचनेस को, S स्टैंड्स फॉर स्पीशीज रिचनेस। नेक्स्ट है A स्टैंड्स फॉर एरिया, दोनों चीज बिल्कुल सही है। Z रिप्रेजेंट स्लोप ऑफ लाइन, ये भी बिल्कुल सही है। C लिखा है रिग्रेशन कोफिशिएंट, नहीं, C की अगर हम बात करें तो ये इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करता है। ये एक जो स्लोप है उसके इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट को रिप्रेजेंट नहीं करता है। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123, अगेन क्वेश्चन फ्रॉम रिवेट पेपर हाइपोथेसिस proposed by Paul Ehrlich। क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन देखते हैं, एयरप्लेन इज लाइक अ स्पीशीज, नहीं, रिवेट्स आर लाइक स्पीशीज, एयरप्लेन इज लाइक अ इकोसिस्टम। सेकंड, रिवेट्स आर स्मॉल इकोसिस्टम्स, रिवेट्स क्या हैं, स्पीशीज हैं। तो पहला और दूसरा ऑप्शन दोनों गलत है। तीसरे ऑप्शन की बात करें, रिवेट्स आर लिंक स्पीशीज, बिल्कुल नहीं। चौथे ऑप्शन की देखें, रिवेट्स ऑन विंग्स आर लाइकली द कीस्टोन स्पीशीज। अगर हम एयरप्लेन में उन रिवेट्स की बात करें जो विंग्स पर हैं, कहीं ना कहीं वो ज़्यादा क्रिटिकल हैं, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, वो उस एयरप्लेन को ज़्यादा इफेक्ट करेंगे। सिमिलरली कीस्टोन स्पीशीज़ ऐसे स्पीशीज़ होते हैं जो किसी इकोसिस्टम को ज़्यादा इफेक्ट करे। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो विंग्स के रिवेट्स हैं वो कहीं ना कहीं किसकी तरह हैं, एक इकोसिस्टम के कीस्टोन स्पीशीज की तरह हैं। तो आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर 4। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 124 में कहा जा रहा है, डेविड टिलमैन आफ्टर हिज लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट्स फाउंड दैट, क्या मिला इन्हें, डिक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी कंट्रीब्यूट्स टू हायर प्रोडक्टिविटी, बिल्कुल नहीं। अगर हम बायोडाइवर्सिटी को इंक्रीज करते हैं तो हमें प्रोडक्टिविटी इंक्रीज मिलेगी, लेकिन अगर बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज होगी तो कहीं भी से भी हमें हायर प्रोडक्टिविटी नहीं मिलेगी। तो दिस स्टेटमेंट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। Coming to the next statement, it states that area with more species have less year-to-year variation in total mass। किसी एक एरिया में अगर नंबर ऑफ स्पीशीज ज़्यादा है तो वहाँ ईयर टू ईयर जो प्रोडक्टिविटी में वेरिएशन आ रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत कम होता है। तो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट।
Coming to the next statement, species richness contribute to well-being of ecosystem. बिल्कुल सही बात है. किसी भी इकोसिस्टम का जितना ज़्यादा उसका species richness होगा, एक तो उसकी productivity भी ज़्यादा होगी, दूसरी उसकी stability भी ज़्यादा होगी. This is a true statement. नेक्स्ट है एरिया विथ मोर इन्वेसिव स्पीशीज हैव मोर स्टेबिलिटी. अगर कहीं ज़्यादा इन्वेसिव स्पीशीज आ रही है तो उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है, ना कि इंक्रीज करती है. तो ये भी कैसा है? फॉल्स स्टेटमेंट. तो आंसर क्या है? ट्रू स्टेटमेंट पूछा गया है आपसे. आंसर शुड बी बी एंड सी. Next question 125. In the following question, statement 1 is followed by statement 2. It has following 4 choices out of which only one is correct. दो statement है, बताना है कौन सा true है, कौन सा false है. Statement 1 कहता है in the parasitic food chain, the size of organism finally reduces at the higher trophic level. अगर हम बात करें parasitic food chain की, तो यहाँ पर ग्रासलैंड ग्रेजिंग फूड चेन से जस्ट अपोजिट यहाँ पर जैसे जैसे हम ट्रॉफिक लेवल इंक्रीज होता है वैसे वैसे ऑर्गेनिज्म का साइज डिक्रीज होता है. पहले लेवल पर कौन आ जाएगा? आपका होस्ट आ जाएगा. होस्ट पर क्या लगा होगा? पैरासाइट लगा होगा. तो ऑब्वियस सी चीज है, होस्ट से पैरासाइट की साइज कम होगी. इस पैरासाइट के ऊपर भी कोई दूसरा पैरासाइट लगा होगा, तो ये जो पैरासाइट है इसकी साइज ऑब्वियस सी चीज है, इस पैरासाइट के लिए ये होस्ट है तो इससे भी इसकी साइज स्मॉलर होगी. तो अगर हम बात करें पैरासिटिक फूड चेन में, तो जैसे जैसे हम ट्रॉफिक लेवल हमारा बढ़ते जा रहा है, ऑर्गेनिज्म का साइज क्या होते जा रहा है? रिड्यूस होते जा रहा है. तो ये स्टेटमेंट एक करेक्ट स्टेटमेंट है. सेकेंड स्टेटमेंट कहता है इन द एक्वाटिक इकोसिस्टम डीएफसी इज मेजर कॉन्डुइट ऑफ एनर्जी फ्लो. बिल्कुल गलत बात. यहाँ पर एक्वाटिक में जीएफसी ग्रेजिंग फूड चेन जो होता है वो मेजर कॉन्डुइट ऑफ एनर्जी फ्लो होता है. तो first option is true and second statement is false. Answer should be third option. Coming to the next question. Which one is not an evil quartet? तो एविल क्वार्टर में कौन कौन आता है? 4 आते हैं. हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, सेकेंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन, थर्ड एलियन स्पीशीज इन्वेशन. यहां तक बिल्कुल सही है. तीसरा है को एग्जिस्टेंस. बिल्कुल नहीं. कौन सा होता है? को एक्सटिंक्शन. तो आंसर फोर्थ जाएगा. Question number 127. IUCN Reg List documents the extinction of how many plant species? Exact data NCERT based. Answer 87 species. Next question, question number 128. Amazon forest is estimated to produce through photosynthesis 20% oxygen in the earth atmosphere. What kind of argument is इट इज़ फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. अगर हम ऐसी चीज़ों की बात करें जैसे ऑक्सीजन, जैसे हम बात करें ऑक्सीजन की, जैसे हम बात करें ग्रॉस लेवल पर हमें ऑक्सीजन मिल रहा है, तो ये सब हमें कहाँ से मिलता है? ये हमारा ऑप्शन सेकंड जाएगा. आंसर क्या होगा? ब्रॉडली यूटिलिटेरियन. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. क्वेश्चन नंबर 129. क्वेश्चन नंबर 129, 2 कॉलम है, मैच करना है आपको. ग्रास क्या होता है? प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है. डियर की बात करें, डियर ग्रास को फीड करता है, ग्रास खाता है, इसलिए ये आपका प्राइमरी कंज्यूमर होगा. वॉल्फ एक कार्निवोर है, प्राइमरी कार्निवोर, तो आंसर जाएगा प्राइमरी कार्निवोर. बैक्टीरिया डिकम्पोजर्स हैं, तो ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1. आंसर ऑप्शन नंबर 1. क्वेश्चन 130.
यहाँ पर दो कॉलम दिए हुए हैं, एक है इन सीटू कंजर्वेशन, एक है एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन के अंदर अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म के नेचुरल हैबिटेट में रह के अगर उसे कंजर्व करते हैं, उसे कहते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। अगर उसके नेचुरल हैबिटेट से उसे बाहर ले जाकर कंजर्व करते हैं, उसे कहते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन। देखते हैं कौन सा सही है। इन सीटू कंजर्वेशन, नेशनल पार्क, बिल्कुल सही। नेशनल पार्क में उसके नेचुरल हैबिटेट को कंजर्व किया जा रहा है। एक्स सीटू कंजर्वेशन में बॉटनिकल गार्डन, बिल्कुल सही है। हमने किसी प्लांट को लिया और हमने कहाँ लगाया उसे, बॉटनिकल गार्डन में, ताकि उसका हम क्या कर सकें, कंजर्वेशन कर पाए। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं जीन बैंक, जीन बैंक एक्स सीटू कंजर्वेशन है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं बॉटनिकल गार्डन एक्स सीटू है। जूलॉजिकल पार्क भी एक्स सीटू कंजर्वेशन है। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन 1992 अर्थ समिट वाज हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो। एक डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए, आपकी एनसीईआरटी से डायरेक्टली दिया गया है। स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप वाज डिस्क्राइब्ड बाय, अगेन साइंटिस्ट का नाम है, याद रखने वाला क्वेश्चन है। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप दिया था। इस क्वेश्चन में आपके पास दो स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 133, फर्स्ट स्टेटमेंट इज अमेजन रेन फॉरेस्ट आर कॉल्ड लंग ऑफ द प्लैनेट, बिल्कुल सही बात। अमेजन रेन फॉरेस्ट अकेले 20% ऑफ द ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में आ रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसीलिए इसे लंग्स ऑफ द प्लैनेट कहा गया है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। एवेल क्वार्टेट इज अ सोब्रिक्वेट रिलेटेड टू कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, बिल्कुल सही बात है कि एवेल क्वार्टेट में हम किसकी बात करते हैं, 4 कॉजेज की, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन कोई रीजन नहीं है। आंसर जाएगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड ट्रू आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 134 की बात करें, फिल इन द ब्लैंक्स है। एनर्जी एंटर्स इन द इकोसिस्टम थ्रू, जो एनर्जी है, अच्छा हम जो प्रोड्यूसर होता है, प्रोड्यूसर को हम कहते हैं ट्रांसड्यूसर। प्रोड्यूसर का एक और नाम होता है, प्रोड्यूसर इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसड्यूसर। क्यों? क्योंकि ये सनलाइट को जो सन से आ रही है उसे एक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। कह सकते हैं कि ये किसी भी इकोसिस्टम में जो एनर्जी आ रही है वो कौन लेकर आएगा, वो प्रोड्यूसर लेकर आएगा। तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में लिखा प्रोड्यूसर। अ कंज्यूमर विच हैज रिसीव्ड इट्स ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट फ्रॉम हर्बीवोर, अगर कोई हर्बीवोर को खाकर अपना न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर रहा है, फुलफिल कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर है एक ऑप्शन हमारे पास, और दूसरा ऑप्शन है प्राइमरी कार्निवोर। तो आंसर क्या जाएगा इसका, प्राइमरी कार्निवोर। थर्ड देखते हैं, द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इन एन इकोसिस्टम इज ऑक्यूपाइड बाय, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल हमेशा कौन ऑक्यूपाई करता है, प्रोड्यूसर ऑक्यूपाई करता है। तो ऑप्शन क्या है आपका, आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2। Coming to the last question, with what is the proportion of photosynthetically active radiation, जिसे हम क्या बोलते हैं, photosynthetically active radiation PAR in total incident solar radiation, incident solar radiation का कितना परसेंट PAR है। तो लेस देन 50% हमारा कैसा आता है, उस रेंज में आता है जो कि फोटोसिंथेसिस कर पाए, यानी विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम में आता है अबाउट 400 to 700 nanometer. Answer should be option number 1, less than 50%. All the very best. Hope ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी।